आज हम लोगों ने कुछ ऐसी कविताएं सुनी और जो कविता का जो उद्देश्य होता है वो आपको एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देना, एक जिसको हम अंग्रेजी में कई बार कहते हैं कॉन्ज्योर एन एंटायर वर्ल्ड फॉर यू। तो आज हमने जो बनारस पहुंचा दिया हम एक कविता ने गया में आपको मीठे गुड़ और तिलकुट के बाजार पहुंचा दिया। तो ऐसा कविता के अंदर ये पावर होता है। तो मैं आज जब हम कविता हिंदी के बारे में बात करते हैं, हिंदी की कविता की बात करते हैं और हिंदी कविता के इतिहास में जाते हैं, तो हिंदी कविता के इतिहास में आधुनिक हिंदी की कविता को या आधुनिक हिंदी के इतिहास को तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र से जोड़ते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम मलिका 1871 में छपी थी। उसके बाद उन्होंने प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी छापी। भारतेंदु जो है उनको हम वैसे भी जानते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा उनका एक बहुत ही मशहूर नाटक है। वो नाटक आधुनिक हिंदी में नाटक लिखना, गद्य लिखना, पद लिखना, पत्रकारिता करना, वो सब भारतेंदु से जुड़ा हुआ है। और भारतेंदु नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से भी थे, जिसने देवनागरी और हिंदी को खड़ी बोली, जिसको हम बात बोलते हैं। लेकिन हिंदी कविता या हिंदी काव्य, इसका इतिहास और पीछे जाता है। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली, जैसे हम यहाँ पे कई लोगों ने जिक्र किया मातृभाषा। अब आप पूछे मुझसे कि मेरी क्या मातृभाषा है, तो मैं कहूँगा मगही है मेरी मातृभाषा। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी हम सबकी भाषा है। हिंदी इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, क्योंकि हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में, भारत में अगर आप जाएंगे तो पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणी, ब्रज में ब्रज, अवध में अवधी, भोजपुरी बिहार में, बिहार और उत्तर प्रदेश में मगही। तो इस तरीके से मैथिल, फिर बंगाली, आप ऐसे अगर जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह की अपनी मातृभाषा है। लेकिन हिंदी एक तरीके से भारत की एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। कैसे वो आइडेंटिटी, तो हिंदी किसी एक की भाषा है ही नहीं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हिंदी हमारी भाषा है। हिंदी हम सबकी भाषा है, यही कहा जा सकता है हिंदी के साथ। तो जब हम हिंदी, आधुनिक हिंदी जिसको कहते हैं, हम जिसको खड़ी बोली कहते हैं, ये एक लेखनी से जुड़ा हुआ है। जब लिखना प्रारंभ हुआ तो उससे ये भाषा चारों तरफ हिंदुस्तान में फैली। हिंदी खड़ी बोली जिसको हम कहते हैं, बिना पत्रकारिता के हिंदी नहीं फैल सकती थी, हिंदी पत्रकारिता के द्वारा। तो उससे पहले की हिंदी क्या है, तो अगर आप हिंदी के इतिहास में जाएं तो हिंदी अपभ्रंश से निकली है। अपभ्रंश संस्कृत के जमाने में, जब संस्कृत में हम कोई ग्रंथ पढ़ते थे तो उसमें कुछ शब्द होंगे या कुछ सेक्शंस ऐसे होते थे जिनको कि वो संस्कृत के नहीं होते थे। वो तो अपभ्रंश का अगर आप मतलब देखें तो अपभ्रंश मातृ का भाषा ही मतलब होता है उसका भी। तो संस्कृत के नाटकों में हम देखते हैं कि कोई एक पात्र आता है और वो पात्र कुछ गाता है, और जितने गीत गाता है वो सब अपभ्रंश में गाता है, वो संस्कृत में नहीं गाता, संस्कृत के नाटकों में। और वहीं से हम हिंदी भाषा को हम पीछे जब तक जा सकते हैं। उसके बाद जो है 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास हिंदवी करके भाषा का प्रचार हुआ, जिसमें अमीर खुसरो का बहुत बड़ा हाथ रहा। और अमीर खुसरो जो है वो उनकी कुछ कविताएं तो लोकगीत हैं जिसको उन्होंने पॉपुलराइज किया। एक उनकी कविता है जो आप सबने सुनी होगी, री आज रंग है मेरी माँ के घर में, री आज रंग है माँ, रंग है मेरे महबूब के घर में रंग है री। तो ये जो कविता है, ये इससे पहली बार हम लोगों को हिंदी इस रूप में देखने को मिली, जिसको हम कविता के रूप में देखते हैं। और उसके बाद हमने तुलसी देखा, मीराबाई ने लिखा, रसखान ने लिखा, रहमान ने लिखा, सब ने हिंदी, जिसको आधुनिक हिंदी से पहले की हिंदी जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी हिंदी आप देखेंगे कि ये सारी हिंदी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदी जो है वो हमारी भाषा है, ना कि मेरी मातृभाषा है। और उसका भक्ति के साथ बहुत जुड़ाव रहा है। और ये केवल हिंदी में नहीं देखा जाता है, अगर आप मराठी में देखें या कन्नड़ में देखें या बहुत सारी भाषाएं, इसको हम शोध में, मैं कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूँ और हिंदी पत्रकारिता में मेरा शोध है, और मैं वर्नैकुलराइजेशन के ऊपर शोध मैंने बहुत किया है।
तो उसमें आप ये देखते हैं कि जो भक्ति का मूवमेंट है, जिसको कि हम 12वीं शताब्दी तक ले जाते हैं, लेकिन तमिल में ये और पीछे चला जाता है, तो ये मूवमेंट जो है, ये एक प्रोग्रेसिव प्री मॉडर्निटी, जिसको हम कई बार कहते हैं कि आधुनिकता यहीं से शुरू होती है, जिसमें समानता लोगों के बीच में, और जिसमें आम लोगों की भाषा, आम लोगों के विचार, आम लोगों के तरीके से बोलचाल का प्रभाव पड़ता है। मतलब कि आप ये नहीं केवल देखते हैं कि कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात जो है वो आप आम भाषा में नहीं कर सकते हैं, जो कि उससे पहले संस्कृत से जुड़ी हुई थी। तो ये भारतेंदु को हम लोगों को एक तरीके से आधुनिक हिंदी का जनक माने। उसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी में बहुत सारे अलग हिंदी कविताओं में युग हम देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग रहा, फिर उसके बाद हम छायावाद का युग रहा। अब यहाँ से हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखते हैं हिंदी के ऊपर। अब हिंदी में जैसे छायावाद है, तो आप छायावाद को देखेंगे कि हिंदी कविता जो है छायावाद से जुड़े हुए जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, ऐसे कवियों को जब आप देखेंगे तो वो उन कवियों के ऊपर 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी के विक्टोरियन पोएट्स रोमांटिसिज्म का प्रभाव रहा, इसीलिए उसको छायावाद भी कहा जाता है। तो अब हम एक ग्लोबलाइजेशन के एरा में एंटर करते हैं और हिंदी की कविता के ऊपर कैसे और फिलोसफिकल मूवमेंट्स, अदर मूवमेंट्स, दूसरे भाषाओं की कविताओं का असर पड़ना शुरू होता है। और उसके बाद हम प्रगतिवाद कविता के क्षेत्र में आते हैं, जब उन 1930s के ऑनवर्ड्स और उनके आसपास, तो उस पर हम मार्क्सवाद का असर देखते हैं हिंदी की कविताओं में, और वो मार्क्सवाद का असर उसके अंदर नजर आता है। और उसमें हमारे पास नागार्जुन है, मुक्तिबोध है, इन लोगों के ऊपर मार्क्सवाद का असर नजर आता है। उस समय के जो वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ जो राजनीति थी, उससे जुड़ी हुई कविताएं दिखती हैं। फिर हम उसी दौरान नई कविता का भी उदय होता है अज्ञे जी के द्वारा, जिसमें फिर उसके बाद धर्मवीर भारती हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, ऐसे बहुत लोग कवि आते हैं। तो हम एक देखते हैं कि हिंदी के अंदर हम एक कलेक्टिव या कॉस्मोपॉलिटन, हिंदी को हम किसी एक क्षेत्र से न जोड़ के, हम जिसको आज मॉडर्न शब्द में हम कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहते हैं, वो कॉस्मोपॉलिटिज्म का एक सिंबल है हिंदी एक तरीके से। और क्योंकि उसके अंदर ये सारे प्रभाव आ रहे हैं, और वो सारे प्रभावों को धक्का नहीं दे रहा है, उसको अपने अंदर समाहित कर रहा है। यहाँ किसी ने पहले कहा था कि कैसे हिंदी में अंग्रेजी के शब्द का इस्तेमाल, दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल कैसे, तो वो हिंदी का एक अपना स्ट्रेंथ है कि कैसे वो दूसरी भाषाओं को इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए कई बार हिंदी के अंदर हिंदी में फारसी बहुत है, हिंदी में अरबी बहुत है, और कई बार मैं कई लोगों को देखता हूँ बोलते हुए कि नहीं, बड़ी क्लिष्ट संस्कृत वाली हिंदी बोलनी चाहिए, तो वो हमारी भाषा नहीं हो जाएगी, फिर वो कुछ लोगों की भाषा रह जाएगी। और यही हिंदी की एक खासियत है। दूसरी एक और बात है कि जब हम कहते हैं कि मातृभाषा है हमारी या हमारी भाषा है, तो उसका बहुत उसका जुड़ाव हमारे विचार से है कि हम सोचते कैसे हैं, किस भाषा में हम सोचते हैं। तो मुझे ये हमेशा महसूस होता था, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ, किसी कविता को पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, दूसरी भाषाओं में पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये कविता जो है ये उसको आत्मसात करने के लिए मैं कई बार उसको हिंदी में रूपांतरित कर देता हूँ, और तब आत्मसात होता है। तो मैं अभी आपको दो ट्रांसलेशन सुनाता हूँ। एक ट्रांसलेशन है अमेरिकन नेशनल एंथम का, जो मैंने हिंदी में किया है, और जो आप अगर आप अपने बच्चों से, तो आपने सुना ही होगा कि वो बच्चे स्कूल में जरूर गाते हैं नेशनल एंथम ओ से। तो मैं उस नेशनल एंथम का एक हिंदी में ट्रांसलेशन बताता हूँ। अरे कहो दिख रहा क्या तुम्हें, अरे कहो दिख रहा क्या तुम्हें, नहाए भोर के किरण में, जिस पर गर्वित हो जयकारें हम सांझ की कौतूहली में। पाटती धारियां और चमकते सितारे, जिस पर जोखिम से जूझते हुए देखा हमने पार प्राचीर के शौर्यता से लहराते हुए। और प्रक्षेपात्रों की चौंधाती लाल रोशनी में, और प्रक्षेपात्रों की चौंधाती लाल रोशनी फटते हुए गोले हवा में, रात भर ये जताते रहे हमारा केतु अभी भी था वहीं।
अरे कहो वो सितारों से बखरा ध्वज क्या लहराता अभी भी, स्वाधीन हुए के भूमि पर और वीरों के अशिष्ट में। तो ट्रांसलेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस है वो हमारी अपनी भाषा से जुड़ा होता है। हम बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, लेकिन सोचते हम अपनी भाषा में ही हैं। हम ड्रीम भी अपनी भाषा में करते हैं। तो किसी भी कविता को सही में महसूस करने के लिए हम चाहे हम फॉर्मली, जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट किया है, तो ऐसा ट्रांसलेशन तो नहीं करते हैं सब हर समय, लेकिन मस्तिष्क में जरूर करते हैं, और उसी से हमें इसकी तो अंग्रेजी में जब मैं ये नेशनल एंथम पढ़ता हूँ, तो जब मैंने पहले पढ़ा तो मुझे उतना असर नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसको हिंदी में कर दिया तो मुझ पे उसका बहुत बड़ा असर हुआ। मुझे वैसा ही लगा जैसे मैं भारत का नेशनल एंथम का असर होता है। तो एक और मैं कविता पढ़ता हूँ। ये अब इसमें क्या है कि ये संस्कृत से हिंदी है, तो ये रामायण से लिया हुआ है, वाल्मीकि रामायण से, और ये राम के जन्म के ऊपर के अंश जो है रामायण में, उससे किया गया है। तो जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। चढ़ते आकाश के शीर्ष पर मुस्कुराए चमकते खड़े थे पांचों ग्रह। चढ़ते आकाश के शीर्ष पर मुस्कुराए चमकते खड़े थे पांचों ग्रह। चंद्रमा जा पहुंचा था कर्क राशि के घर में। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। बृहस्पति के ज्योति से में नहाए, माता कौशल्या के घर बन एक शिशु प्रभु आए। बृहस्पति के ज्योति में नहाए, माता कौशल्या के घर बन एक शिशु प्रभु आए। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। राम लला पर थी अदिति की छाया, अजरों के इस दिव्य कुंवर को माँ ने जब झूला झुलाया। राम लला पर अदिति की छाया, अजरों के इस दिव्य कुंवर को माँ ने जब था झूला झुलाया। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। हुआ वो प्रजा के वात्सल्य से शोभित, बना माता का वो हर्ष, और हर बल में प्रतिबिंबित हो आई उसकी काया। हुआ वो प्रजा के वात्सल्य से शोभित, बना माता का वो हर्ष, और हर बार में प्रतिबिंबित हो आई उसकी काया। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। राम जो संसार का था पालनहार, बना रानी कौशल्या का राजकुंवर। वैकुंठी लावण्य से था सुशोभित वो, लिए चक्र हाथ में, कमल नयन था दशरथ का ये ज्येष्ठ पुत्र। राम जो संसार का था पालनहार, बना रानी कौशल्या का राजकुंवर। वैकुंठी लावण्य से था सुशोभित वो, लिए चक्र हाथ में, कमल नयन था दशरथ का ये ज्येष्ठ पुत्र। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। अर्ध ही ओजस विष्णु का था प्रकट उसमें, पर आया था वो निर्बलों का संरक्षक। अर्ध ही ओजस विष्णु का था प्रकट उसमें, पर आया था निर्बलों का संरक्षक, बन के दुष्ट रावण का काल। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, हमें भाषा के बारे में इतना ज्ञान देने के लिए और भारतेंदु की याद दिलाने के लिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। चलिए आइए।